ठीक है चलो। यहाँ पर यह सिलेबस सिलेबस विजिबल है। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं क्रिप्टोग्राफी होता क्या है। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा वन नोट खोलते हैं, उसमें है कुछ लिखा हुआ। वन नोट। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्रिप्टोग्राफी का डेफिनेशन। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है? आर्ट और साइंस encompassing the principle and methods of transforming an intelligible message into one that is unintelligible and then retransforming that message back to its original form। तो कहना ये चाह रहा है इंटेलिजिबल मतलब होता है जो रीडेबल हो, ठीक है। रीडेबल मैसेज इनटू अनरीडेबल, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको रिट्रांसफॉर्म करना बैक सो दैट इन ओरिजिनल फॉर्म, सो दैट कोई उसको रीड कर सके, ठीक है। कोई भी मैसेज हो तुम्हारे पास, न्यूज हो, इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हर चीज इंटरनेट के थ्रू जा रहा है। तो क्या हमारा कोई भी मैसेज या इंफॉर्मेशन क्या कोई दूसरा आदमी रीड ना कर सके, तो इसीलिए हम क्या क्रिप्टोग्राफी यूज करके इनक्रिप्ट कर देते हैं, उसको अनइंटेलिजिबल बना देते हैं, यानी कोई उससे मीनिंग और वैल्यू डिराइव ना कर सके, ठीक है। तो ये चीज हम लोग करते हैं इसमें। तो इसका जो प्रोसेस होता है ना, इसमें सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट होगा। प्लेन टेक्स्ट फॉर एन एग्जांपल, प्लेन टेक्स्ट तुम्हारा देखो, जैसे तुमने लिखा हेलो, ये तुम्हारा प्लेन टेक्स्ट था, तुम इसको व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हो सोहेल को, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे व्हाट्सएप क्या करेगा, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाएगा। उसके लिए वो कुछ की यूज करेगा, ठीक है। तो इस हेलो पे अगर हम सिंपल एक की यूज करते हैं, वो है आई एम, क्या चीज? स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक सेकंड। स्क्रीन तो विजिबल होने से मे बी नेट का इशू हो सकता है, एक सेकंड। सोहेल, स्क्रीन विजिबल है ना? हमको लगता है मेरी तरफ से तो क्लियर होगा, कहीं कोई यूज भी नहीं कर रहा वाईफाई। फारूक भी सो गया, हम ही सिर्फ यूज कर रहे हैं। और उसके बाद स्पीड भी है 40 Mbps का, ठीक है। तो इसमें ये होता है, जैसे हम लिखे हेलो, यहाँ पर हेलो कन्वर्ट हो जाएगा JFMMP में। तो जब हम किसी को भेजेंगे ये मैसेज, JFMMP, अगर हम किसी को ये मैसेज भेजते हैं, रुको इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, JFMMP, शिफ्ट होम। अब विजिबल है देखो, JFMMP है। तो JFMMP अगर हम किसी को भेजे तो वो क्या समझेगा, इसका मीनिंग नहीं समझ पाएगा, लेकिन इस पर क्या एक सिंपल की लगा है, वो क्या है, HELLO। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो वर्ड है ना, एच का अगला एच का अगला वर्ड क्या होता है? अच्छा आई होगा, जे ना आई होगा। एच का अगला होता आई, तो हम क्या किए, सब में +1 कर दिए। तो एच में +1 करेंगे तो आई हो जाएगा, ई में करेंगे तो एफ हो जाएगा, एल में करेंगे तो एम हो जाएगा, एल में करेंगे तो एम हो जाएगा, और ओ में करेंगे तो पी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अनइंटेलिजिबल हो गया, यानी कोई इसको नहीं समझ सकता। तब भी ये बहुत बेसिक लेवल पे है, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा जो रियल लाइफ में यूज होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तुम इसमें तो एक टाइम पे तुमको लगेगा कि तुम कुछ कुछ चीजें क्या है, मतलब उसको ये कर सकते हो, डिक्रिप्ट कर सकते हो, लेकिन रियल लाइफ में जो अभी यूज हो रहा है उसको तुम कभी नहीं कर सकते हो। इतना उसमें, इतना मतलब राउंड होता है, इतना चीज कर दिया जाता है ना उसमें, चेंजेस मॉडिफिकेशन तुम नहीं कर सकते हो। तो इसमें जो हम की यूज किए, वो क्या यूज किए की, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी हम क्या वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। और इसमें जो हम की यूज किए हैं, वो की था हमारा
+1 वाला, ठीक है। ठीक है, ये चीज हम कर दिए। तो इसमें क्या, ये वाला की है तुम्हारा, एक सेकेंड, ये है तुम्हारा की, ये वाला, ठीक है। ये है तुम्हारा की जो यूज होता है, ये वाला की है जो तुम क्या यूज करते हो। तो ये की जब यहाँ पर यूज किए ना, तुम इसको क्या करने के लिए, मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए। अब जब भी तुम JFPP यूज करोगे यहाँ पर, जब भी JFPP रहेगा तो इसको डिक्रिप्ट करने के लिए क्या है, उसी मतलब IFMMPP रहेगा, तो उसी कोड को तुम यूज करोगे डिक्रिप्ट करने के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1। तो आई में -1 करोगे तो H आएगा, फिर E आएगा, फिर L आएगा, फिर O आएगा। हाँ, तो ये डिक्रिप्ट हो जाएगा तुम्हारा सेंडर्स के एंड पर, ठीक है। और तुमको प्लेन टेक्स्ट बैक मिल जाएगा, यानी जो मैसेज तुम्हारा मतलब भेजना चाहते हो तो वो तुम्हारा सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज इसमें होता है। अब इसमें फिर नेक्स्ट चीज क्या होता है, तो ये तुमको डायग्राम बनाना है। क्रिप्टोग्राफी पूछेगा तो ये तुमको पहले लिखना है क्या होता है, इंटेलिजिबल मैसेज को अनइंटेलिजिबल में, और उसके बाद फिर उसको रिट्रांसफॉर्म करना है सो डेट ओरिजिनल फॉर्म में मिल सके सेंडर रिसीवर को, ठीक है। इसके बाद इसमें दो तरह का क्रिप्टोग्राफी होता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है ना, सेम की यूज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सिमेट्रिक का एग्जांपल अभी जो हम तुमको दिए, सिमेट्रिक था, +1 की, उसके बाद वही की को यूज करके क्या -1 करवा दिए, ठीक है। और जो तुम्हारा इसमें होता है ना, एक सेकेंड, हाँ, तुम्हारा जो इसके अलावा होता है, इसके अलावा एक और होता है, उसमें क्या दो डिफरेंट की यूज होता है, ठीक है। एक होता है इंक्रिप्शन के टाइम पे अलग होगा, डिक्रिप्शन के टाइम पे अलग होगा। ये देखो, ये वाला, ये की अलग है, और वो वाला की क्या है, वो वाला की अलग है, ये ब्लू है देखो। ये दोनों की क्या है तुम्हारा, अलग अलग रहेगा, किसके केस में, ये तुम्हारा रहेगा एसिमेट्रिक के केस में, ठीक है। एसिमेट्रिक के केस में दोनों की तुम्हारा क्या, इंक्रिप्शन में तुम अलग की यूज करोगे और डिक्रिप्शन में अलग की यूज करोगे, और उसके बाद तुमको प्लेन टेक्स्ट मिलेगा। तो ये चीज होता है इसका बेसिक। और इंक्रिप्शन स्कीम में एक होता है अनकंडीशनली सिक्योर, एक होता है कंप्यूटेशनली सिक्योर। अनकंडीशनली सिक्योर का मतलब ये हुआ ना कि तुम कह नहीं सकते हो वो है भी सिक्योर या नहीं, कोई आदमी चाहेगा तो उसको क्रैक कर भी सकता है, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाया तो नहीं भी क्रैक कर सकता है। कंप्यूटेशनली सिक्योर का मतलब क्या हुआ ना, तुम कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बैठाए हो कि उसको अगर वो क्रैक भी करना चाहे ना तो क्रैक करेगा। तो क्या होगा, या तो उस मैसेज का वैल्यू खत्म हो जाएगा, या फिर उसका वैलिडिटी, यानी जिस टाइम तक उस मैसेज को तुमको क्रैक करना था वो चीज खत्म हो जाएगा, समझे। यानी तुम ऐसा इंक्रिप्शन किए हो, उसको इस तरीके से कोड में लिख दिए हो कि जब तक उसको तोड़ेगा, किसी भी एल्गोरिदम को लगा के, उसमें उसका इतना टाइम लग चुका होगा कि उस वैल्यू, वो वैल्यू क्या पुराना हो चुका होगा, उस वैल्यू वो आउटडेटेड हो चुका होगा, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा उसको उस टाइम वो चीज मिल के, वो चीज अगर पता चल जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा Dream11 में लगाता है टीम, ठीक है। अब मैच के बाद तुमको तो स्कोर बोर्ड पता चल गया, उससे कोई फायदा है किसी को, मैच से पहले पता चले तब ना उससे कोई कुछ कर सकता है। तो इसी तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन को तुम इतना कंप्यूटेशनली सिक्योर में यही होता है, इस तरीके से सिक्योर कर देते हो, ठीक है। तो यही सब चीज लिखा है, ये सब फर्स्ट यूनिट का हो जाएगा, तब इसमें ज्यादा नाम जाके अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ये क्या बोलते हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना वो टॉपिक जो है हम लोग का थर्ड यूनिट का। एक सेकंड। हम लोग स्टार्ट करेंगे SSL से, ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर से, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, फिर सिक्योर हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल पे हम जाएंगे, फिर टाइम स्टाम्पिंग प्रोटोकॉल पे जाएंगे। तो हमको तुम बस स्टार्ट करेंगे डिजिटल सिग्नेचर से, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर के लिए हमको तुम 2 या 3 मिनट दो, हम थोड़ा PDF बना लेते हैं, क्या नोट्स मेरे पास मोबाइल इसमें बना हुआ कॉपी में, ठीक है।
आने दो यार मैसेज। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इससे, क्या बोलते हैं, यूनिट यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका हम ओवरव्यू बता रहे क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। क्योंकि थ्योरी है तो समझ लो, ठीक है। हो सकता है डिजिटल सिग्नेचर आ जाए, इम्पोर्टेंट है। आया है पहले भी डिजिटल सिग्नेचर। आप ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिजिटल सिग्नेचर। क्या चीज? हाँ, रिकॉर्ड कर रहा है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है ना, सिग्नेचर कुछ नहीं है, नथिंग है, बट क्या, प्रूफ है जो रिसीवर के हैंड में मिलता है, जिससे उसको पता चलता है कि इस मैसेज पर वो ट्रस्ट कर सकता है। इसमें किसी तरीके का मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं हुआ, और वो एक जेन्यून एंटिटी है, एक जेन्युइन जगह से आ रहा है, यानी जिस सेंडर ने उसको भेजा है वो क्या है, जेन्युइन है, और उसके बाद वो क्या है, उसको रिसीव कर रहा है, और बीच में किसी तीसरे बंदे ने ना उसको इंटरसेप्ट किया है और ना उसमें किसी तरीके का मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है। तो ये चीज है सिग्नेचर का मतलब। तो इसमें दो चीज यूज होता है, एक होता है प्राइमरी की और एक होता है प्राइवेट की। तो एक, हर बंदे के पास दो की होता है इसमें, ठीक है। एक प्राइमरी की होता है और एक क्या होता है, प्राइवेट की होता है। एक प्राइमरी होता है और एक प्राइवेट होता है। तो ये कोई बंदा है, फॉर एन एग्जांपल जय, और ये है वीरू। इसका अपना प्राइवेट होगा, इसका पब्लिक होगा, दोनों का। ये पब्लिक है और ये प्राइवेट है। इसका भी कुछ पब्लिक और प्राइवेट की होगा, ठीक है। अब क्या होता है ये देखते हैं। जो मैसेज भेजता है ना, वो अपना क्या यूज करता है, वो अपना प्राइवेट की यूज करता है, ठीक है। और पब्लिक की हर बंदे का क्या है, पब्लिक का मतलब ये पब्लिक, पब्लिकली वो क्या चीज है, अवेलेबल है, ठीक है। तो ये अपना प्राइवेट की यूज करेगा, और वीरू को जब वो मैसेज मिलेगा तो वीरू उसमें क्या है, इसका पब्लिक की यूज करेगा। ये वाला पब्लिक की कौन यूज करेगा, ये यूज करेगा वीरू, जिससे उसको क्या है, उसको ये कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए कि इसमें किसी तरीके का चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है ना। जो सेंडर होगा वो अपना प्राइवेट की उसमें लगा के देगा। ये, इसको इस तरीके से समझिए। ये एक आपके पास लॉक है, ताला, ठीक है। ये जो ताला है,
ये ताला सिंपल ताला नहीं, इसमें क्या होता है, आपको लॉक करने के लिए अलग की है और ओपन करने के लिए अलग की है, ठीक है। तो ये अपना प्राइवेट की से लॉक करके दिया आपको, और पब्लिक की सबके पास अवेलेबल है, और वही पब्लिक की वीरू यूज करेगा इस ताले को अनलॉक करने के लिए कि उसको मैसेज मिल सके। तो प्राइवेट की से ये लॉक हो रहा है और पब्लिक की से ये अनलॉक हो रहा है। यही सेम। तो उसको पता भी तो होना चाहिए मैसेज कौन भेज रहा है। उसको ये भी तो नहीं पता है कि मैसेज किसका है। ये भी तो दिक्कत है। वो तो बस इंटरसेप्ट कर रहा है कहीं से भी, उसको कुछ मैसेज दिख गया, लेकिन उसको ये नहीं पता है ना कि इसमें कौन सा पब्लिक की लगाएंगे या कौन सा की लगाना है इसमें, या किसका पब्लिक की लगाना है। पब्लिक की तो करोड़ों यूजर है, किसका तुम लगाओगे। तो ये दिक्कत आता है। तो यहीं पर डिजिटल सिग्नेचर क्या है, यूज करता है। तो डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम यही चीज में हम लोगों को हेल्प करता है। तो आपका इसके पास कुछ मैसेज होता है, उसमें वो क्या है, इस एल्गोरिदम से जब वो पास होता है तो ये चीज वेरिफिकेशन के लिए जाता है दूसरे बंदे के पास, और वो अपना पब्लिक की लगा के पता करता है ये मैसेज वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो ये इसका काम आता है वैलिडेशन चेक करने में, वेदर द मैसेज इज वैलिड और नॉट, और उसमें किसी तरीके का चेंजेस ना हुआ हो, ठीक है। ये था पूरा डिजिटल सिग्नेचर का। सिग्नेचर, सबसे पहले सिग्नेचर समझो, सिग्नेचर क्या है, प्रूफ है, ठीक है। किस तरीके से चीजें होती है, मतलब किस तरीके से तुमको पता चलेगा सिग्नेचर अगर, ठीक है, तुम डायरेक्टर का सिग्ने डायरेक्टर अगर तुम्हारे इस पर साइन कर देता है एप्लीकेशन, तो इससे क्या पता चलता है कि इसके बात पे ट्रस्ट किया जा सकता है। जो ये एप्लीकेशन लिख के लाया है 100 रुपया इसका फाइन माफ कर दो, या 100 रुपया इसे फाइन लो, ये कब होता है, इसको क्या है, गुफरान प्रूफ मानता है। तो क्या ये प्रूफ के लिए यूज होता है सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर भी क्या, डिजिटली प्रूफ करता है कि ये बंदा जो यहाँ से जो मैसेज आया है उसी बंदे ने भेजा है, कोई दूसरे बंदे ने नहीं भेजा है, जब तुम उसका पब्लिक यूज करते हो तब। तो सबसे पहले कोई मैसेज जय भेज रहा है तो वो क्या अपना प्राइवेट की यूज करेगा, ठीक है। और वो प्राइवेट की क्या है, वो प्राइवेट की जाएगा डीएस जनरेशन एल्गोरिदम में, ठीक है। जब डिजिटल डिजिटल डीएस डिजिटल सिग्नेचर जनरेशन एल्गोरिदम में जब वो चीज जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उसको प्रोसेस करेगा वो, उसको इस तरीके से इनक्रिप्ट कर देगा कि वो उस मैसेज को लेगा, और उसके बाद फिर वो बस उसके पब्लिक की से ही ओपन हो सकता है। तो ये जो सेकंड प्रोसेस होता है, ये किसके पास होता है, ये प्रोसेस होता है वीरू के पास जाके, ठीक है। तो ये वीरू जब इसमें अपना पब्लिक की डालेगा, तब जाके उसको पता चलेगा, अगर पब्लिक की से वो क्या है मैसेज अनलॉक हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें किसी तरीके का छेड़छाड़ नहीं हुआ है, वो जेन्युइन है, वैलिड है। और अगर क्या उसमें छेड़छाड़ हुआ है, तो वो क्या है, उसको बता देगा वहां पर कि ये चीज क्या वैलिड नहीं है, इसमें क्या है, किसी तरीके का मॉडिफिकेशन या किसी तरीके का भी चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो ये चीज है पूरा डिजिटल सिग्नेचर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एसएसएल। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। ये क्या है, क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल इंश्योर करता है सिक्योर कम्युनिकेशन और नेटवर्क्स। जो भी नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं उसमें किस तरीके से सिक्योर कम्युनिकेशन हो। तो एसएसएल जो है ना हमारा, एसएसएल हमारा मोस्टली यूज होता था अभी से पहले एचटीटीपीएस में, ठीक है। सिक्योर सॉकेट लेयर एचटीटीपीएस में यूज होता था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर में। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, क्या इससे और ज्यादा बेहतर हो गया, तो हम टीएलएस यूज करते हैं। लेकिन बेसिक ये था, शुरू से काम आ रहा है, तो इसको भी क्या समझना जरूरी है, तब हमको टीएलएस समझ में आएगा। तो ये क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल है जो क्या करता है, इंश्योर करता है सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पे, ठीक है। उसके बाद इनक्रिप्ट करता है डेटा ट्रांसमिशन। जो भी डेटा जा रहा है उसको क्या इनक्रिप्ट कर देता है, यानी उसको अनइंटेंजिबल मैसेज में कन्वर्ट कर देता है, कि उसको क्या है कोई समझ ना पाए, ठीक है। कोई भी बंदा क्या, जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको कोई भी बंदा क्या है समझ ना सके।
जिससे क्या है कॉन्फिडेंशियली आता है और इंटेग्रिटी आता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है ना कि कोई भी मैसेज कॉन्फिडेंशियल है, यानी तुम ही दोनों के बीच में वो इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए और कोई दूसरा बंदा ना जाने। इंटीग्रिटी क्या है, बोथ एंड टू एंड क्या है वो चीज इंटैक्टेड रहना चाहिए, उसमें क्या है किसी तरीके का चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों को प्रोवाइड करता है एसएसएल। और क्या बहुत जरूरी है ना, तो कोई भी क्या किसी का भी मैसेज खोल के क्या चीजों को समझ सकता है, उसका प्राइवेट लाइफ में घुस सकता है, प्राइवेसी ये कर सकता है, और क्या बहुत सारी इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या ले सकता है उससे। ठीक है, तो ये चीज करेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी बिटवीन द टू। तो क्या क्या वेब सर्वर, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर में ये यूज होता था। ठीक है, वेब ब्राउजर जैसे कुछ भी रिक्वेस्ट किया ना सर्वर से, तो सर्वर क्या है एसएसएल वहां पर लगाता था, सिक्योर एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर। इससे क्या हो सके, तुम्हारा जो डेटा है उसका कॉन्फिडेंशियली और इंटीग्रिटी बना रहे। इंटीग्रिटी का मतलब वही है, नो मॉडिफिकेशन आइटरेशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। और ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो, कोई बाहर का बंदा या फिर जिसको वो ऑथोरिटी नहीं है। अब तुम्हारे अकाउंट का ऑथोरिटी सिर्फ तुमको है कि तुम उसको यूज कर सकते हो। अब कोई बाहर का बंदा आके उसको एक्सेस करेगा तो क्या है, उसको फेसबुक क्या है मना करेगा, उसको एक्सेस नहीं करने देगा। ठीक है, ये चीज है। कॉन्फिडेंशियली का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, उसमें क्या किसी तरीके का चेंजेस नहीं होना चाहिए। और इसका सक्सेसर कौन है, टीएलएस जैसा बताया हम, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। क्यों, क्योंकि ये मॉडर्न है और मोर सिक्योर वर्जन है। ठीक है, कॉमनली यूज होता है किसमें, वेब ब्राउजर में, फॉर सिक्योर एचटीटीपीएस कनेक्शन में ये यूज होता है हमारा सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, अब देखते हैं इसका पोजीशन। इसका जो पोजीशन होता है ना वो एएल और टीएल के बीच में होता है, यानी एप्लीकेशन लेयर और ट्रांस और ट्रांसपोर्टेशन लेयर के बीच में होता है हमारा एसएसएल। ठीक है, अब वर्क फ्लो किस तरीके से काम करता है ये देखो। सबसे पहले इंक्रिप्शन हुआ इसका, इंक्रिप्शन के बाद इसमें इसने हेडर ऐड किया। ठीक है, हेडर जैसे ही ऐड किया उसके बाद इसने क्या है सेंड किया सेंडर के पास। हेडर ऐड करके इंक्रिप्टेड में हेडर ऐड करके सेंडर के पास सेंड कर दिया। ये समझो, ये कुछ मैसेज था एच, इसको इंक्रिप्ट किया, मैसेज बन गया एम। एम जैसे बना, इसने एम के आगे एक हेडर दिया। हेडर क्या होता है, मैसेज कहाँ जाना है, एड्रेस वैड्रेस जैसे तुम डालते हो हेडर में वही चीज रहता है। उसका रिसीवर का एड्रेस आता है कि जिसके पास मैसेज भेजना, उसके लिए तुमने कुछ हेडर यहाँ पर ऐड कर दिया। हेडर, हेडर फाइल, हेडर फाइल भेज के तुमने ये इस चीज को तुमने कहाँ भेज दिया, रिसीवर एंड पर। रिसीवर क्या है, रिसीवर को मिलेगा एम और एच, ये चीज मिला, ये पैकेट रिसीवर को मिला। रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर इसको डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट करने में क्या उसको मिलेगा, डिक्रिप्ट करने पर एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, कैपिटल एच उसके पास आ जाएगा और ये हेडर आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, हेडर को रिमूव कर देगा। हेडर को रिमूव करेगा तो क्या इसके पास ओरिजिनल मैसेज इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा इसका वर्क फ्लो होता है, किस तरीके से ये काम करता है। पहले इंक्रिप्ट करता है, एच को एम में बदला, एम के बाद उसमें हेडर लगाया। हेडर क्या एड्रेस होता है जिसके पास तुमको मैसेज भेजना है। उसके बाद जब उस बंदे के पास पहुंच गया, फॉर एन एग्जांपल सर्वर के पास पहुंच गया, सर्वर क्या करेगा, सबसे पहले क्या उसको डिक्रिप्ट करेगा। उसके बाद उसका हेडर हटाएगा, यहाँ से एच को हटाए तो उसके पास क्या उसको मैसेज मिल जाएगा जो उसके पास आना था। ये यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसका क्या है, इसका स्टैक दिया है किस तरीके से ये काम करता है, इसमें क्या क्या चीज होता है। तो इसमें होता है सबसे पहले एसएसएल हैंडशेक प्रोटोकॉल होता है, एसएसएल चेंज साइफर स्पेसिफिकेशन प्रोटोकॉल होता है, एसएसएल अलर्ट प्रोटोकॉल होता है, एचटीटीपी होता है, एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल होता है, टीसीपी होता है, आईपी होता है। इसमें से क्या चार चार प्रोटोकॉल है मेन, इसका चार प्रोटोकॉल होता है, हैंडशेक प्रोटोकॉल, चेंज साइफर स्पेसिफिकेशन प्रोटोकॉल, अलर्ट प्रोटोकॉल और रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी हम लोग जानते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी क्या करता है, ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, प्रोटोकॉल बताता है किस तरीके से ट्रांसमिशन होगा। और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है जिससे क्या है मैसेज क्या है जा सके। एचटीटीपी जानते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस तरीके से कम्युनिकेशन हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो दो बंदों के बीच में। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इसमें हैंडशेक प्रोटोकॉल क्या है। ये इसका काम होता है कनेक्शन स्टेब्लिश करने का और ऑथेंटिकेशन करने का, कि ऑथेंटिकेट करता है कि जो बंदा भेज रहा है, जिस अकाउंट से जा रहा है, वही बंदा है या कोई और है, तो इसको ऑथेंटिकेट करेगा पहले। चेन साइफर प्रोटोकॉल क्या करता है, ये तुम्हारा ना, ये जो करता है, ये क्या करता है, पेंडिंग कोपीड इनटू करेंट, जो भी पेंडिंग रहता है ना इसके पास चीजें स्टैक, उसको क्या है करंट में ये क्या अपडेट कर देता है। और इसमें क्या होता है, चेन साइफर स्पेसिफिकेशन में एक मैसेज होता है, उसमें एक वैल्यू होता है और वो 1 बाइट का होता है। उसको क्या करता है, कॉपी करते जाता है करंट स्टेट में, ठीक है। एक मैसेज होगा एक वैल्यू का और 1 बाइट का, ठीक है। और अलर्ट प्रोटोकॉल क्या, अलर्ट मैसेज देने के लिए, एरर कनेक्शन ब्रेक अगर करना है तो उस उन सब चीजों के लिए क्या करेगा, ये अलर्ट प्रोटोकॉल क्या अलर्ट प्रोवाइड करेगा। और रिकॉर्ड प्रोटोकॉल क्या करता है, ये क्या करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी, ये दोनों चीज देता है कि तुम्हारा मैसेज क्या कॉन्फिडेंशियल रहे और इंटीग्रेटेड रहे, यानी किसी तरीके का मॉडिफिकेशन उसमें ना हो, ठीक है। एक सेकंड रुको, चार्जर लगा। तो ये था हमारा एसएसएल, ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर तुम्हारा वही काम करता है, इस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। इसमें 3 चीज याद रखना, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिसिटी। हम्म एक सेकंड, ठीक है। तो एसएसएल में मेन वही तुम्हारा था सब चीज, और इसमें इसका पोजीशन देख लेना, एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में होता है। वेब ब्राउजर और सर्वर में इसका यूज होता है। अभी तक जो HTTPS था ना हमारा, उसमें हम यूज करते थे एसएसएल को, लेकिन अब उसको TLS क्या है, उसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये ज्यादा और सिक्योर है, ठीक है। 3 पॉइंट याद से लिख देना, एग्जाम्पल लिख देना, डायग्राम बना देना, इसका प्रोटोकॉल स्टैक लिख देना। इन 4 प्रोटोकॉल को डिफाइन कर देना, हैंडशेक को, चेन साइफर स्पेसिफिकेशन प्रोटोकॉल को, SSL अलर्ट प्रोटोकॉल को, और SSL रिकॉर्ड प्रोटोकॉल को, ठीक है। चलो अब आते हैं इसका सक्सेसर के तरफ, जो इसको रिप्लेस किया, और उसका नाम है TLS, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो
ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है कनेक्शन बिटवीन वेब एप्लीकेशन एंड सर्वर। उसी का क्या है, ये मॉडिफाइड वर्जन है तो उसी चीज का एप्लीकेशन, इसका भी क्या रहेगा, ये भी वही काम करेगा। वेब एप्लीकेशन और सर्वर के बीच में क्या करेगा, इन दोनों के बीच में क्या है, कनेक्शन स्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। एक तुम्हारा वेब ब्राउज ये रहेगा, वेब एप्लीकेशन रहेगा और एक सर्वर रहेगा। वेब एप्लीकेशन क्या हो सकता है, कुछ भी ब्राउजर वगैरह है, और एक सर्वर रहेगा, इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा, ब्राउजर और सर्वर के बीच में, ठीक है। TLS was proposed by IETF। IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने क्या इसको प्रपोज किया था। होता क्या, ये देखो एप्लीकेशन है तुम्हारा यानी ब्राउजर है, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रॉक्सी है। यहाँ से जैसे मैसेज गया तो वो क्या है, इस TLS के थ्रू जाएगा किसके पास, वेब सर्वर के पास। और फिर वेब सर्वर क्या है, इसके रिगार्डिंग क्या है, इसको जो मैसेज भेजना होगा वो क्या है, वेब सर्वर TLS के थ्रू ही इसके पास भेजेगा। जिससे क्या है, तुम्हारा वो मेंटेन रह सके। हाँ हाँ हाँ, TLS में क्या हो रहा है ना, TLS सक्सेसर है, यानी जो SSL था, सिक्योर सॉकेट लेयर, उसी का क्या है, सक्सेसर वर्जन है, यानी इसमें और ज्यादा मॉडिफिकेशन है, मॉडर्न हुआ है ये, और ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। इसीलिए अब हम लोग TLS ही यूज करते हैं। इसको प्रपोज किया था IETF ने, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने। इसका फिर यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन यानी कोई ब्राउजर है और ये वेब सर्वर है, इन दोनों के बीच में एक ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी TLS प्रॉक्सी रहता है, जो क्या दोनों तरफ के जो भी मतलब सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं इनके थ्रू होके ही जाते हैं, और यही क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। ये ज्यादा पावरफुल है SSL से, जैसा पहले बताया जा चुका है। इसमें भी इंक्रिप्शन होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, और क्या डेटा इंटीग्रिटी होता है। TLA इज फॉर्म्ड बाय टू लेयर्स। ये क्या है, दो लेयर से मिलके बनता है TLS, ठीक है। किससे किससे, रिकर्ड प्रोटोकॉल से और हैंडशेक प्रोटोकॉल से, ठीक है। रिकॉर्ड प्रोटोकॉल में क्या होता है, ये कम्युनिकेशन का पार्ट है और यूज हो सकता है विथ और विदाउट इंक्रिप्शन। रिकॉर्ड प्रोटोकॉल क्या है, विथ इंक्रिप्शन भी यूज हो सकता है और विदाउट इंक्रिप्शन भी यूज हो सकता है। और हैंडशेक प्रोटोकॉल क्या करता है, ये ऑथेंटिकेट करता है ईच अदर को, और ये यूज करेगा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। हैंडशेक प्रोटोकॉल क्या है, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को यूज करेगा ऑथेंटिकेट करने के लिए ईच अदर। ईच अदर का मतलब क्या है, ब्राउजर और सर्वर। ब्राउजर और सर्वर दोनों को क्या है, ये ऑथेंटिकेट दोनों को करेगा, और यहाँ पर ये यूज करेगा इंक्रिप्शन को, ठीक है। यहाँ पर ये इंक्रिप्शन को यूज करेगा। और रिकॉर्ड प्रोटोकॉल क्या है, ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ये पार्ट होता है, और ये दोनों बिना इंक्रिप्शन के भी चल सकता है और इंक्रिप्शन के साथ भी चल सकता है। और इसमें हम नया ऑथेंटिकेशन मेथड क्या है TLS में ऐड कर सकते हैं। TLS कैन मेक यूज ऑफ सेशन कैचिंग। सेशन कैशिंग का क्या है, ये यूज कर सकता है। अब सेशन कैशिंग क्या होता है, सेशन कैशिंग होता है ना, जैसे कोई सेशन तुम स्टार्ट किए यूज करना भी वेब ब्राउजर, ये तुम्हारा वेब ब्राउजर है, ये वेब सर्वर है। तो ये क्या करता है ना, कैश मेमोरी में क्या है ना, उस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है, जो क्या है तुम्हारा बहुत जल्दी जल्दी यूज होता है, यानी एवरी टाइम तुमको नीड है उसका। तो ये क्या है, ये जब कनेक्शन स्टेब्लिश करता है तो ये कैश मेमोरी में ये रख लेता है कि इन दोनों का बार बार क्या, एक बार तुम वेरीफाई कर लिए, ऑथेंटिकेट कर लिए, तो बार बार ऑथेंटिकेट करने की जरूरत नहीं है। एक बार ऑथेंटिकेट करो, उसके बाद क्या है, जब तक वो सेशन चल रहा है तब तक क्या है तुम उसको रहने दो। तब तक क्या है, तुम उसको जितना भी उसके बीच में डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें तुम क्या है, बीच में हर बार उसको ऑथेंटिकेट मत करो, उनको क्या है आपस में क्या मैसेज को ट्रांसमिट होने दो दोनों एंड पर, और किसी तरीके का भी उसमें क्या है तुम अपना एरर प्रोड्यूस ना करो, या इसमें किसी तरीके का हैडल ना बनो, हिंड्रेंस मत करो, ठीक है। और TLS सेपरेट्स हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल फ्रॉम रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। और TLS क्या है, सेपरेट कर देता है हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल को रिकॉर्ड प्रोटोकॉल से। किस तरीके से करता है, क्योंकि जो हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल होता है ना, उसमें इंक्रिप्शन के साथ होता है, और रिकॉर्ड प्रोटोकॉल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन होता है, इंक्रिप्शन के साथ भी हो सकता है, इंक्रिप्शन के बिना भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ हैंडशेक प्रोटोकॉल क्या ऑथेंटिकेट करता है, ओनली यूजिंग इंक्रिप्शन।
तो ये क्या है, ये सेपरेट कर देता है। अब टीएलएस और एसएसएल के बीच में डिफरेंस क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और सिक्योर सॉकेट लेयर के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस है डेवलपमेंट। ये क्या है, 1996 में आया था एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी 1999 में आया, ठीक है, ये बाद में आया है। इसका अभी प्रोटोकॉल वर्जन 3.0 चल रहा है। और इसका क्या है, अभी इसका वर्जन चल रहा है 1.3 लेटेस्ट टीएलएस का। इससे पहले जो हमारा प्रोटोकॉल वर्जन आया था ना इसका, एसएसएल का, वो आया था 1.0 और 2.0। और इसका जो आया था वो क्या आया था, इसका आया था 1.1 और 1.2, ठीक है, इसका आया था 1.1 और 1.2। अभी ये चल रहा है 3.0। इसके बाद सिक्योरिटी सबको पता है क्या है, लेस सिक्योर होगा एसएसएल, और ये क्या होगा, मोर सिक्योर होगा, ठीक है। ये इंटर यानी एक दूसरे के साथ ऑपरेट नहीं कर सकता है। एक सेकेंड, ये क्या है, इंटर नहीं होता है। कौन, एसएसएल। मोर सिक्योर तो लिखा है, इंटर का मतलब है एक दूसरे के साथ ऑपरेट नहीं कर सकता, यानी एसएसएल वाला क्या है, टीएलएस के साथ क्या है, ऑपरेट नहीं कर सकता। ये नहीं तुम कर सकते हो कि एसएसएल और टीएलएस को एक साथ यूज कर लो। साइफर सूट कौन सा होता है, इसमें जो साइफर सूट होता है इसमें लेस स्टोरेज होता है, और इसमें क्या है, मोर स्टोरेज होता है, ठीक है। और हैंडशेक प्रोसेस इसमें क्या होता है, हैंडशेक प्रोसेस जो होता है एसएसएल में, ये स्लाइटली डिफरेंट होता है टीएलएस के मुकाबले। टीएलएस हैंडशेक इंक्लूड करता है एडिशनल फीचर भी, और ये क्या है, सिंपल रखता है इसका हैंडशेक प्रोसेस जो होता है। इसमें हैंडशेक प्रोसेस में क्या हम देख चुके हैं, यहाँ पर एसएसएल में क्या कर रहे थे, इसके हैंडशेक प्रोसेस में हम सिंपल ये कर रहे थे, ऑथेंटिकेशन और कनेक्शन, यहाँ पर हम बस हैंडशेक प्रोटोकॉल में कर रहे थे। और इसमें क्या एडिशनल पैरामीटर भी क्या हम ऐड कर सकते हैं टीएलएस वाले में, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी में। एल्गोरिदम सपोर्ट क्या है, इसमें कम एल्गोरिदम रहता है एसएसएल में, और टीएलएस में क्या मोर एल्गोरिदम सपोर्ट है, ठीक है। ये था तुम्हारा एसएसएल और टीएलएस, खत्म हो गया। सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, दोनों का काम वही है, कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज का ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखना। एग्जांपल दे देना कुछ भी, वेब सर्वर, वेब ब्राउजर का 3-4 लाइन में अच्छे से। और मेन वही है। इसके बाद क्या आया, एसएसएल क्या है, ये प्रीडिसेसर है, और टीएलएस क्या है, सक्सेसर है, यानी ये बाद में आया है। इनके बीच में डिफरेंस डाल देना, और उसके बाद किस तरीके से काम करता है इसका प्रोटोकॉल बना देना, क्या क्या यूज होता है, हैंडशेक यूज होता है, चेन साइफर यूज होता है, यहाँ पर रिकॉर्ड प्रोटोकॉल होता है, अलर्ट प्रोटोकॉल होता है, एचटीटीपीएस होता है, टीसीपी होता है, आईपी होता है। इसमें क्या होता है, जो तुम्हारा ये होता है हैंडशेक होता है, और रिकॉर्ड होता है, वो अलग होता है। क्यों अलग होता है, हैंडशेक का काम है इंक्रिप्शन यूज करके तुम्हारा ये करता है, ऑथेंटिकेट करता है। और इसमें जो होता है रिकॉर्ड वाला क्या करता है, विथ और विदाउट दोनों में क्या है, काम कर लेता है तुम्हारा। इसके साथ क्या बोलते हैं, विद और विदाउट, वो तुम्हारा ये कर देता है, बिना ऑथेंटिकेशन के साथ भी वो काम कर सकता है, और बिना ऑथेंटिकेशन के भी वो ये कर सकता है, पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, रिकॉर्ड प्रोटोकॉल। और वही है, सब में डिफरेंस दे देना। और एडिशनल पैरामीटर क्या है, तुम ऑथेंटिकेशन मेथड यूज कर सकते हो टीएलएस में, ये ज्यादा सिक्योर है, ज्यादा स्टोरेज होता है, ज्यादा एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं। अब आ रहे हैं एचटीटीपीएस पर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसको सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है एचटीटीपीएस में, सिंपल एचटीटीपी में क्या होता था ना, ये कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल तो दे देता था कि दो बंदे कम्युनिकेट कर ले, लेकिन जैसे ही वेब ब्राउजर से वेब सर्वर के बीच में तुम डेटा ट्रांसमिट करते थे, तो ये क्या है, ये डेटा क्या विजिबल होता था कोई भी बाहर वाले बंदे को, यानी कोई भी इसको इंटरसेप्ट कर सकता था, इसको रीड कर सकता था, और फिर क्या है, इसको स्टोर करके कुछ भी मतलब उस चीज का, उस इंफॉर्मेशन को गलत जगह यूज कर सकता था। एचटीटीपीएस क्या किया,
इन दोनों के बीच में अब कुछ भी ट्रांजेक्शन हो, ट्रांसमिशन हो, कुछ भी डेटा जाएगा तो वो क्या, उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखेगा। इनक्रिप्टेड यानी अनइंटेलिजिबल फॉर्म, वो क्या उस चीज को पढ़ नहीं सकता कि इन दोनों के बीच में क्या ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, तो कोशिश करना एग्जाम में कि मतलब लिखो आंसर और उसके साथ डायग्राम भी बनाने का कोशिश करो। ठीक है, कि डायग्राम से मतलब एग्जामिनर को ये होगा, आसानी होगा नंबर देने में। उतना उसके पास तो टाइम होता नहीं पढ़ने का। डेफिनेशन लिखो और फिगर बनाओ। एचटीटीपीएस क्या होता है? डिजाइन किया जाता है सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम को, टू मेक डेटा सेंट ओवर द इंटरनेट अनरीडेबल अदर देन द सेंडर एंड रिसीवर। सिर्फ सेंडर और रिसीवर इन दोनों को ही रीडेबल होगा वो मैसेज। अदर देन दैट कोई भी बंदा बीच में से आके इसको ये करना चाहेगा तो उसके लिए क्या है, वो चीज नहीं मिलेगा, वो अनरीडेबल होगा। तो एचटीटीपीएस क्या, एक प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंटिटीज के लिए। सिक्योर ऑथेंटिकेशन होता है। अब क्या है, एचटीटीपीएस हम ये यूज करते हैं, और क्या ये हम देख सकते हैं जब हमारा कोई भी मतलब वेब ब्राउजर या कुछ भी हम यूज कर रहे होंगे ब्राउजर, तो उसपे एचटीटीपीएस लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर अभी अगर हम मीट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एचटीटीपीएस। इसके अलावा और जगह भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखो बिंग में लिखा हुआ है एचटीटीपीएस कॉलन डबल स्लैश। तो ये क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी जो भी इससे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ना वो विजिबल नहीं है, किसी दूसरे बंदे को वो चीज विजिबल नहीं है। तो एचटीटीपी पोर्ट 80 पे काम करता था, इस चीज को, इस इंफॉर्मेशन को याद रखो। एचटीटीपी जो है पोर्ट 80 पे काम करता था, एचटीटीपीएस क्या 443 पोर्ट पे काम करता है। और गूगल क्या करता है ना, गूगल जिसमें एचटीटीपीएस लगा रहता है, गूगल क्या करता है कि जिसमें जिस वेबसाइट में एचटीटीपीएस लगा हुआ रहेगा उसको क्या ऑप्टिमाइज करता है, यानी उसको सर्च रिजल्ट में उसको पहले दिखाता है, ऊपर दिखाता है। अदर देन जिसमें क्या है, एचटीटीपीएस नहीं लगा हुआ है, एचटीटीपी है, सिंपल है, वो सिक्योर नहीं है, तो उसको क्या गूगल प्रेफरेंस नहीं देता है। और जिसमें एचटीटीपीएस लगा हुआ है उसको क्या गूगल प्रेफरेंस देगा। ठीक है, अदर देन दैट ये तुम्हारा पूरा एच टी टी पी एस का था। इसमें और भी चीजें हो सकती है, किस तरीके से इसका प्रोटोकॉल स्टैक बना सकते हो एच टी टी पी एस का। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, इससे देख लेते हैं या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर खोल लिया एच टी टी पी। यहाँ पर से हम देख सकते हैं एच टी टी पी एस का स्टैक प्रोटोकॉल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। ये देखो यहाँ पर ये है किस तरीके से HTTPS होता है। HTTP और TLS मिलके HTTPS बनता है, और उसके नीचे TCP होता है, IP होता है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो इस इमेज को यूज कर सकते हो तुम अगर चाहो तो। और अगर ये चीज आ पाए, देखते हैं ट्राई करके वन नोट में आता है कि नहीं। आ गया। ठीक है, तो इसको हम इस इमेज को यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर इस इमेज को यहाँ लगा देते हैं। अच्छा, इसके साथ ये इंटरकनेक्टेड है। चलो ठीक है, यहाँ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इन दोनों का, जब इन दोनों का मिलन होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और एचटीटीपी का, तो वो एचटीटीपीएस बन जाता है। ठीक है, ये चीज था ये पूरा। इसके अलावा और इमेजेस जो इसके रिलेवेंट है, देखें कुछ और है इसमें। और तो वही है, डिफरेंस वगैरह दिया, एचटीटीपी में क्या डिफरेंस है, एचटीटीपीएस में क्या डिफरेंस है। और सिंपल अगर एचटीटीपीएस सर्च करें, इसमें सेफ और सिक्योर पर ही ज्यादा जोर दे रहा है। तो पहले एसएसएल यूज करते थे, लेकिन आजकल क्या है, टीएलएस यूज कर रहे हैं। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ना, ये देख लेना, या फिर रुको एक सेकेंड, हम निकाल ही देते हैं चैट जीपीटी से उसको भी। करना है डिफरेंस, एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस।
इससे क्या होगा, अगर तुमको 7:30 या 15 में आ गया तो क्या दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। एक सेकंड, इसको इरेज कर देते हैं जो इरेलेवेंट डेटा। ये क्या होगा, ये तुमसे मतलब कुछ ऐसा चीज होता है कि अब तुमसे कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी चीज होता है कि तुमसे अब हर चीज पूछेगा नहीं। तुम क्या खुद भी बता सकते हो कि क्यों HTTPS क्यों आया। HTTPS ये भी तो हो सकता है कि जरूरत क्यों पड़ी HTTPS की हमारी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस डाल के क्या तुम ये चीज साबित कर सकते हो कि हाँ इसलिए जरूरत पड़ी HTTPS की, क्योंकि HTTP क्या है उतना सिक्योर नहीं था। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस डाल दोगे तो तुम्हारा एक पेज कम से कम एक्स्ट्रा उसमें आंसर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसको भी नंबर देने में आसानी होगा, क्योंकि क्या टेबल रहेगा, टेबुलर फॉर्म रहेगा, वो क्या डिफरेंशिएट होता है अदर देन तुम्हारा रिटर्न जो होता है। कुछ भी ऐसे ही आंसर लिखोगे पैराग्राफ में, उससे ज्यादा ये मतलब अट्रैक्टिव भी होता है, विजिबल भी होता है, और क्या उसको नंबर देने में भी आसानी होगा। तो ये चीज को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। अदर देन दैट अब आते हैं टाइम स्टाम्प प्रोटोकॉल पर। ठीक है, टाइम स्टाम्प प्रोटोकॉल में होता क्या है कि टाइम स्टाम्पिंग को हम यूज करते हैं। एक सेकंड में तो रुको, इसको हम एक बार और वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर जो हम टाइम स्टाम्प के बारे में लिखे हैं है तो इसी से। हाँ, नोट्स भेज देंगे। हाँ, हम पूरा भेज देंगे जो अभी हम इस पर कर रहे हैं लाइटिंग। ठीक है, जो भी यूज कर एडिट अभी कर रहे हैं ना जिस पर, वही भेज देंगे। तो टाइम स्टाम्प प्रोटोकॉल है तो वही सेम चीज क्रिप्टोग्राफी में भी, कि क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है ना, एक तुम टाइम स्टाम्प लगाते हो हर चीज को करने के लिए। इससे क्या है ना, तुमको ऑथेंटिसिटी मिलता है कि वो काम क्या उसी टाइम पे हुआ है। ठीक है, हर टाइम कुछ भी काम हो रहा है उस पे क्या हम टाइम स्टाम्प लगा रहे हैं। ये ज्यादा चीज यूज होता है डेटाबेस में। जब तुम्हारा पैसा निकालते हो बैंक से या कुछ भी मतलब काम करते हो, इससे क्या होता है कि तुम्हारा किसी तरीके का बैंक में और तुम्हारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर में ना हो, कि मेरा पैसा इस टाइम नहीं कटा या मेरे बैंक में इतना पैसा था कहाँ गया। तो क्या ये चीज तुम पासबुक में देख सकते हो। तो उसके लिए क्या वो डेटाबेस यूज करता है। और जब भी तुम्हारा जितना का भी ट्रांजेक्शन होगा, उसके बगल में वो क्या टाइम स्टाम्प लगाएगा कि 11:35 पे ये ट्रांजेक्शन हुआ। उसमें भी मिली सेकंड भी लगा देता है 04 पे। तो क्या इससे क्या है, बैंक को भी फ्यूचर में फायदा होता है। तुमको भी कभी अगर मैच करवाना है स्टेटमेंट वगैरह, तो उसमें क्या यूज कर सकते हो, क्रिप्टोग्राफी में भी यूज होता है। और इसका एक मतलब ज्यादा जनरलाइज्ड वर्जन जो है उसको एक बार देख लेते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में, ये क्या है पूरा मतलब, ये टॉपिक क्या था। तो टॉपिक है टाइम स्टाम्पिंग प्रोटोकॉल TSP इन क्रिप्टोग्राफी। एक बार इस पे सर्च कर लेते हैं नेट पे क्या आ रहा है, क्योंकि हम लिखे हैं लेकिन हम डेटाबेस वाला वीडियो देखे थे, है तो उसी से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा सा अगर कुछ दिक्कत हो, क्योंकि देख रहे हो सर्च कर रहे हैं सिर्फ डेटाबेस का आ रहा है, टाइम स्टाम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल सब डेटाबेस का। एक बार फिर क्रिप्टोग्राफी लिख देते हैं। क्रिप्टोग्राफी। हम्म, मिल गया, ये है शायद विकी बैंड का टाइम स्टाम्प 509 से रिलेटेड है ये। चलो यहाँ से देख लेते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा यहीं से ले लेंगे। ज्यादा पुराना ये क्या कह रहा है ना, टाइम स्टाम्प प्रोटोकॉल या TSP जो होता है ये क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है। ठीक है, फॉर सर्टिफाइंग टाइम स्टाम्प यूजिंग S.509। ये क्या करता है ना, टाइम स्टाम्प जो है उसको सर्टिफाई करता है। जैसा हम अभी तुमको बताए थे कि कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो उस पर टाइम स्टाम्प लगा दिया। ठीक है, कोई भी बंदा लगा सकता है यूजिंग मतलब डेटाबेस में वो चीज सेव हो जाएगा। कोई भी मतलब यूज करके तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह या कुछ भी मतलब थर्ड पार्टी का API वगैरह यूज करके टाइम स्टाम्प लगा सकते हो। टाइम स्टाम्प लगाना है क्या, टाइम तुम यहाँ से फेच करोगे, तुम्हारा जो करंट टाइम चल रहा है तुम्हारे लैपटॉप का या सिस्टम का या फिर वर्ल्ड टाइम जो चल रहा है, उससे इंटरनेट से तुम टाइम फेच करोगे। ठीक है,
और जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके बगल में क्या है, जो भी चीज तुम्हारा मतलब चेंजेस हो रहा है या मॉडिफिकेशन हो रहा है उसके बगल में उस टाइम को फेच करके क्या सेव कर दोगे, तो तुम्हारा वो चीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम लिख तो दिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तुमने लिख दिया 11:35:04। अब तुमने सही लिखा गलत लिखा ये कैसे पता चलेगा कि ऑथेंटिक तुम लिखा है या तुम इसमें मतलब अपने से लिख दिए हो, वो सही में मतलब टाइम्स के थ्रू नहीं आया है। तो इस चीज को वेरीफाई करता है तुम्हारा X509। ठीक है, X509 एक सर्टिफिकेट मिलता है जो वेरीफाई करता है कि हाँ ये जो टाइम स्टाम्प है ये ऑथेंटिक है, ये वैलिड है। और तुम इसको पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर से भी सर्टिफाई कर सकते हो। टाइम स्टाम्प क्या है, एक साइनर्स असर्शन है कि एक पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्या एग्जिस्टेड एट और बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम। ये क्या बताता है ना, कि बताता है कि जो तुम्हारे पास जो डेटा था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा था, वो एग्जिस्ट करता था उस टाइम पर या उस टाइम से पहले, तब वो काम हुआ है। ठीक है, द प्रोटोकॉल इज डिफाइंड इन RFC 3161, ये इसमें डिफाइन हुआ है। वन एप्लीकेशन ऑफ द प्रोटोकॉल इज शो दैट द डिजिटल सिग्नेचर वाज इशूड बिफोर अ पॉइंट इन टाइम, फॉर एग्जांपल बिफोर द corresponding सर्टिफिकेट वाज रिवोक्ड। तो ये क्या है ना, तुम्हारा मेनली डिजिटल सिग्नेचर में यूज होता है। उसमें टाइम स्टाम्प बताने के लिए किस टाइम पे डिजिटल सिग्नेचर इशू किया गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या इसमें किसी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, और उसका सर्टिफिकेट वो क्या है, रिवोक नहीं किया गया है। यानी उसको क्या है, उसमें कुछ किसी तरीके का चेंजेस या किसी तरीके का मॉडिफिकेशन क्या है नहीं किया गया, या फिर उस सर्टिफिकेट को क्या है कैंसिल नहीं किया गया। ठीक है, तो इस चीज के लिए यूज होता है टाइम स्टाम्पिंग प्रोटोकॉल। मेजरली यूज करता है X509 और पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर डिजिटल सिग्नेचर क्या है, इशू होता है बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम, उस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले होता है, जब क्या है वो कैंसल हो उससे पहले क्या है तुमको उसको इशू करना पड़ेगा। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर को। द TSP प्रोटोकॉल क्या एग्जांपल है ट्रस्टेड टाइम स्टाम्पिंग का। टाइम स्टाम्पिंग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसमें ट्रस्ट इंश्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल लगाते हैं हम TSP को। ये एक्सटेंड किया गया है ANSI ASC X9.95 स्टैंडर्ड। तो उसमें उतना ज्यादा नहीं जाना, किस तरीके से काम करता है ये देखो। इन इन द प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल में होता क्या है कि टाइम स्टाम्प ऑथोरिटी एक TSA रहता है, वो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी है जो प्रोवाइड करता है टाइम स्टाम्प टू बी एसोसिएटेड विद हैश्ड वर्जन ऑफ सम डेटा। वो क्या करता है, टाइम स्टाम्प प्रोवाइड करता है जो क्या हैश्ड वर्जन, उस डेटा कुछ किसी डेटा के हैश्ड वर्जन से वो एसोसिएटेड होता है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल होता है, यानी तुम रिक्वेस्ट करोगे तब वो रिस्पॉन्स देगा। किसी बंदे ने रिक्वेस्ट किया तो वो उसमें क्या है एक हैश्ड वर्जन देगा तुमको रिस्पॉन्स के फॉर्म में। और रिक्वेस्ट कंटेन करता है हैश ऑफ द डेटा टू बी साइंड। उसमें क्या हैश ऑफ द डेटा रहता है जिसपे क्या साइन की जरूरत होती है, दिस इज सेंड टू TSA। और फिर ये क्या है टाइम स्टाम्प अथॉरिटी को सेंड किया जाता है। और रिस्पॉन्स कंटेन करता है टाइम स्टाम्प टोकन। और जो TSA तुम्हारा रहता है ना, ये TSA ये फिर तुमको एक टोकन भेजता है, वो होता है TST टाइम स्टाम्प टोकन विच इटसेल्फ इंक्लूड द हैश ऑफ द डेटा। और वो भी क्या हैश ऑफ द डेटा को इंक्लूड करता है। ये यूनिक सीरियल नंबर होता है, एक टाइम स्टाम्प और डिजिटल सिग्नेचर की तरह। ठीक है, सिग्नेचर इज जनरेटेड यूजिंग द प्राइवेट की ऑफ TSA। और सिग्नेचर किस तरीके से जनरेट किया जा सकता है, सिग्नेचर जनरेट किया जा सकता है प्राइवेट की ऑफ टाइम स्टाम्प ऑथोरिटी से। और प्रोटोकॉल, the protocol can operate over a number of different transport including email, TCP socket, HTTP। और इसको तुम क्या है बहुत सारे डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स में यूज कर सकते हो, HTTP में यूज कर सकते हो, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सॉकेट्स में यूज कर सकते हो, ईमेल में यूज कर सकते हो। किसको, तुम्हारा जो ये प्रोटोकॉल है टाइम स्टाम्पिंग प्रोटोकॉल। When presented with a TST टाइम स्टाम्पिंग टोकन के साथ जब प्रेजेंट किया जाता है, someone may verify that the data existed at a time stamp in the TST by verifying the signature। अब तुम क्या है कोई भी इसको क्या वेरीफाई कर सकता है। कभी भी तुमको अगर TST मिला टाइम स्टाम्पिंग टोकन, तो तुम क्या कोई भी बंदा इसको वेरीफाई कर सकता है कि डेटा एग्जिस्ट कर रहा था उस टाइम स्टाम्प पे TST में या फिर नहीं कर रहा। तो किस तरीके से करेगा, सिग्नेचर और पब्लिक की का यूज करके वो कर लेगा। और हैश ऑफ द डेटा मैचेस क्या करेगा, इंक्लूड करेगा TST में। हैश ऑफ द डेटा किससे मैच कर जाएगा, जो टाइम स्टाम्प टोकन है उससे वो क्या है मैच कर जाएगा।
तो इसका क्या है, किस में यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर में। वो प्राइवेट की से इसको क्या है जनरेट किया टाइम स्टाम्पिंग टोकन को, और जब तुमको वेरीफाई करना है तो तुम क्या यूज करोगे, पब्लिक की यूज करोगे, टीएसए का। क्योंकि इसने जब इसको ये करना था, टीएसटी जनरेट किया था, तो इसने क्या यूज किया था, इसने जनरेट किया था अपना प्राइवेट की। इसको तुम इसमें से समझ सकते हो डिजिटल सिग्नेचर वाले में से। जैसे टीएसए है तुम्हारा, ये है तुम्हारा टीएसए। टीएसए क्या है, टाइम स्टाम्प अथॉरिटी है, जो क्या टाइम स्टाम्पिंग देती है। तो ये क्या करेगा, टाइम स्टाम्प टोकन जो देगा ना, उसमें अपना प्राइवेट की यूज करेगा। ठीक है, ये प्राइवेट की यूज किया इससे, और ये प्राइवेट की यूज करके इसने टीएसटी जनरेट किया, इसने टाइम स्टाम्पिंग टोकन अपना जनरेट किया। अब टाइम स्टाम्पिंग टोकन किसी को क्या है वेरीफाई करना है, तो वो क्या करेगा, उसमें क्या वेरिफिकेशन एल्गोरिदम लगाएगा, उसका है उसको क्या टीएसटी को जब पास करेगा, उसमें पब्लिक की लगाएगा ना टीएसटी में, तो उसको पता चल जाएगा ये चीज क्या है, वैलिड है या नहीं है। किस तरीके से पता चलेगा, हैश्ड वर्जन ऑफ डेटा से उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा था तुम्हारा टीएसटी के बारे में। इसमें हम यूज करते हैं, तो टाइम स्टाम्पिंग प्रोटोकॉल वही है, ये सर्टिफिकेशन देता है टाइम स्टाम्प को, कि जो टाइम स्टाम्प यूज किए हो ये सर्टिफाइड है या नहीं है। ठीक है, इसका जो और एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा ना, हम इसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद फिर हम भेज देंगे तुम लोग को वहां से रिट्रीव करके। तो ये देखो, यूनिक वैल्यू देता है ट्रांजेक्शन को टाइम स्टाम्पिंग प्रोटोकॉल, टेल करता ऑर्डर अकॉर्डिंग टू टाइम स्टाम्प टू डिजिटल सिग्नेचर और ट्रांसमिशन टू प्रोवाइड टेम्पोरल एविडेंस। ये टाइम का एविडेंस देता है कि इस टाइम पे ट्रांजेक्शन हुआ था। ये प्रिवेंट करता है बैक डेटिंग, तुम क्या है पीछे जाके क्या उसमें डेट चेंज ना कर सको। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन यूज होता है, टीटीए। यहाँ पर है क्या, ये प्रिसीजन देता है तुमको। टी से क्या तुम्हारा जो टाइम स्टाम्प एसोसिएशन था, जो क्या है टीएसटी जनरेट करता था, टाइम स्टाम्प टोकन जो भी जनरेट करता था टीएसए, तुम्हारा टाइम स्टाम्प एसोसिएशन जो भी था, वो प्रिसीजन एक्यूरेसी देता है, लीगल और रेगुलेटरी कंप्लायंस देता है। और इसके रिलेटेड जो भी पॉइंट हम वेबसाइट से पढ़े, वो क्या हम यहाँ पर तुमको ऐड करके दे देंगे, इस मतलब कंप्लीट जब हो जाएगा ये चीज तब। अब आते हैं सेट पर, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो बेसिक अगर तुम ये देख रहे हो ना टाइम स्टाम्पिंग प्रोटोकॉल, तो टाइम कोई भी बंदा क्या टाइम स्टाम्प लगा सकता है। ये क्या है, ये एक तरह का क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है। क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है, वो क्या करता है, X509 और पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके क्या करता है, उसको सर्टिफिकेशन देता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन क्या है ना, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है कि जो भी तुम्हारा ट्रांजेक्शन हो रहा है यूजिंग डेबिट या क्रेडिट कार्ड, बिटवीन किसके बीच में होगा, एक बायर होगा जो कुछ खरीद रहा होगा नेट पर से, और एक क्या होगा मर्चेंट होगा जो उसको सेल कर रहा होगा। तो ये क्या है, पैसा को भेज रहा होगा इधर से, और ये रिसीव कर रहा होगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसमें किसी तरीके का डेटा का मतलब रिवीलेशन ना हो, या डेटा कॉन्फिडेंशियल रहे, सिक्योर रहे, इंटीग्रेटेड रहे, उस चीज के लिए ये आया है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन हो, मनी ट्रांजेक्शन हो, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ओपन इंक्रिप्शन है। ठीक है, ये क्या है, ओपन इंक्रिप्शन है और सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन है, जो प्रोटेक्ट करता है क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन को इंटरनेट पर। ठीक है, इस चीज को क्या है ये करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ओपन इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल है, और क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन जो भी है उसको क्या है, इंटरनेट पर इसको काम है इसको सिक्योर करने का। ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल है फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करने के लिए। पहली बार यूज हुआ था 1996 में, और प्रपोज किया गया था वीजा और मास्टर कार्ड के द्वारा, किया गया था कि हम एक सेट लॉन्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं लॉन्च, सेट, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। कि जो भी अब ट्रांजेक्शन होगा उसमें किसी तरीके का क्या है, तुमको कार्ड नंबर से लेके सीवीवी कुछ भी मतलब क्या है, तुम शेयर तो करोगे, लेकिन वो क्या है ना मर्चेंट के पास पहुंचेगा, ना कोई और थर्ड पार्टी उसको एक्सेस कर सकेगा। इससे क्या है फ्रॉड वगैरह से बचाने के लिए। तो इसमें डिफरेंट इंक्रिप्शन
और हैशिंग टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है, जो हम सिक्योर करते हैं पेमेंट को ओवर द इंटरनेट डन थ्रू क्रेडिट कार्ड। जो भी इंटरनेट करते हैं उसमें क्या इंक्रिप्शन और हैशिंग टेक्निक यूज करते हैं, जिससे क्या हो, जिससे कोई भी तुम्हारा इंफॉर्मेशन को पता ना कर सके। अब इसमें क्या है, कस्टमर क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा पेमेंट का इंफॉर्मेशन को, ठीक है, उसने ऑथेंटिकेट किया कि पेमेंट जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम, पेमेंट जो भी हमको देना है वो क्या है, वो सही जगह जा रहा है या नहीं, यानी वो जिसको हम पेमेंट दे रहे हैं मर्चेंट, वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, उसके पास कुछ सर्टिफिकेशन है या फिर मतलब कोई वो फ्रॉड कर रहा है। और मर्चेंट क्या करता है, अपना इंफॉर्मेशन ऑफ बैंक क्या करता है, अपना जो भी इंफॉर्मेशन है बैंक का वो सेंड करता है किसके पास, ये करता है एक जो तुम्हारा सेठ के पास करता है। और सेठ फिर क्या करता है, कस्टमर अपना बैंक से क्या है उस पैसे को भेज देता है मर्चेंट के पास, और फिर कस्टमर के पास क्या रिसीट आ जाता है, ठीक है। पहला ये हुआ, ये ऑथेंटिकेट किया मर्चेंट का इंफॉर्मेशन का, मर्चेंट क्या अपना इंफॉर्मेशन को फिर सेंड किया बैंक के पास। सेट क्या किया, सेट क्या किया कि इसका जो बैंक इंफॉर्मेशन था उसमें इससे पैसा डलवा दिया कस्टमर से, और उसके बाद ये पैसा मर्चेंट के पास चला गया और कस्टमर के पास क्या आ गया, रिसीट आ गया यहाँ पर। ये पूरा प्रोसेस होता है सेट में, ठीक है। फीचर क्या है सेट का, तो जो तुम्हारा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होता है ना, इसका फीचर ये होता है कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। क्या रखना होता है, कॉन्फिडेंशियल, कि किसी तरीके से भी डेटा रिवील ना हो, डेटा किसी को पता ना चले, ठीक है। कन्वीनियंस, आसानी के साथ हो जाए चीजें, क्या ट्रांजेक्शन के लिए तुम क्या इलेक्ट्रॉनिकली करो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या विद इन सेकेंड्स में हो जाता है, विद इन मिनट्स भी नहीं कह सकते, सेकेंड्स में ही हो जाता है, 10 सेकेंड 5 सेकेंड में हो जाता है। इंटीग्रिटी का मतलब क्या, कोई मॉडिफाई ना कर सके उसमें। अब तुम 100 डाले हो, अब पता चला कोई उसमें मॉडिफाई कर दिया, उस वैल्यू को 1000 कर दिया, तो तुमको क्या लॉस हो जाएगा, तो क्या इंटीग्रेटेड रहना चाहिए। लोअर कॉस्ट, इससे क्या कॉस्ट भी बचता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है। नहीं तो पहले अगर हम बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो क्या है, एक बंदे को बैंक जाना पड़ेगा, बैंक जाने में पैसा लग सकता है, उसका टाइम वेस्ट होगा, उस टाइम का वैल्यू क्या है, मनी के बराबर है। उसके बाद क्या है, जिस बंदे के पास पैसा गया उसके बैंक में आएगा, उसको निकलवाने के लिए जाना पड़ेगा, उसको टाइम लगेगा जाने में, हेरासमेंट होगा। क्या है, ये लोअर करता है कॉस्ट को। प्रिंसिपल इसमें क्या है ना, प्रिंसिपल है इसमें 6 प्रिंसिपल है। पहला कोऑर्डिनेटर होता है, वो कोऑर्डिनेटर कौन होता है, सेठ ही होता है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ही कोऑर्डिनेट करवाता है मर्चेंट और सेलर, ये बायर के बीच में। एक इशूअर होता है जो क्या इशू करता है चीजों को, एक्वायरर होता है जो एक्वायर करता है, और पेमेंट गेटवे होता है जो क्या पेमेंट को प्रोसेसिंग करता है, और छठा क्या आता है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो क्या सर्टिफिकेट देता है कि कोई बंदा वैलिड है या नहीं। किस तरीके से होता है ये देखो, पहला में क्या होता है, एक इशूअर होता है, ठीक है। इशूअर क्या करता है ना, कस्टमर और मर्चेंट दोनों को क्या है डिजिटल की देता है। ये क्या करता है, डिजिटल की दे देता है, इसको डिजिटल सिग्नेचर की दे दिया कस्टमर को, और मर्चेंट को क्या दे दिया, बैंक पब्लिक की दे दिया, मर्चेंट पब्लिक की दे दिया, और सर्टिफिकेट दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया कि ये वैलिड है। एक बैंक पब्लिक की दिया, मर्चेंट पब्लिक की दिया, देखते क्या किसका किस जगह यूज होगा। वेब ब्राउजर पे गए, फ्लिपकार्ट पे कुछ हमको खरीदना है, मैंने रिक्वेस्ट दिया कि मुझे ये चीज खरीदना है। दूसरा स्टेप क्या होगा, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई कैसे करेगा, सर्टिफिकेट से वेरीफाई करेगा। मर्चेंट को जो सर्टिफिकेट इशू किया है, इशूअर, इशूअर यहाँ पर कौन कौन हो सकता है, सेट में जो होगा, जो भी इसका मतलब स्टेक होल्डर होगा, तो वीजा और मास्टर कार्ड इशूअर है, ठीक है, वीजा और मास्टर कार्ड है, वीजा और मास्टर कार्ड है यार, वीजा और मास्टर कार्ड क्या इशू किया है मर्चेंट को कि हाँ ये मर्चेंट क्या वेरीफाइड है, ये फ्रॉड नहीं करेगा। और कस्टमर को क्या डिजिटल सिग्नेचर की दे देगा, जिससे क्या है वो क्या कर सके, डिजिटल सिग्नेचर की से वो प्रूफ दे सके कि हाँ इस ट्रांजेक्शन को मैं करना चाहता हूँ, मेरे बैंक से इतना पैसा कट जाए। और ये डिजिटल सिग्नेचर की जब यूज करेगा तो आगे देखते क्या क्या होता है। तो ये सर्टिफिकेट वाला जो है ना, ये सर्टिफिकेट जो मर्चेंट को दिया गया है, इससे वेरिफिकेशन होगा,
जब बायर बाय करेगा तो उसको पता चलेगा कि ये फ्रॉड नहीं है, वैलिड है, क्योंकि इसके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है। थर्ड वाले में क्या होगा, वेब ब्राउजर अब क्या करेगा, ऑर्डर इंफॉर्मेशन क्या है, इनक्रिप्ट हो जाएगा मर्चेंट पब्लिक की से। ऑर्डर इंफॉर्मेशन इनक्रिप्ट किससे होगा, मर्चेंट पब्लिक की से। किससे हो जाएगा, मर्चेंट के पास जो पब्लिक की है उससे हो जाएगा। अब मर्चेंट पब्लिक की से होने से क्या फायदा होगा, मर्चेंट पब्लिक की से हुआ तो ये फायदा हुआ ना कि मर्चेंट अपना प्राइवेट की से ऑर्डर का इंफॉर्मेशन को देख सकता है, ठीक है। और लेकिन जो पेमेंट वाला चीज होगा ना, वो क्या होगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा बैंक का पब्लिक की से। किसका पब्लिक की से हो जाएगा, बैंक का पब्लिक की से। इससे क्या होगा, पेमेंट का इंफॉर्मेशन क्या है, मर्चेंट नहीं देख पाएगा, सिर्फ बैंक देख सकता है कि क्या कार्ड नंबर था, क्या सीवीवी था, ठीक है, समझे किस तरीके से ये काम कर रहा है। ऑर्डर इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट किया मर्चेंट पब्लिक की से, क्योंकि ऑर्डर तो उसको भी देखना पड़ेगा मर्चेंट को कि इसने क्या चीज ऑर्डर किया, उसी तरीके से उसने वो सामान भेजेगा ना। और पेमेंट वाला चीज से तो उसको कोई मतलब नहीं है, उसको पेमेंट चाहिए, वो पेमेंट अभी इसको मिलेगा आगे उसको। लेकिन ये चीज क्या, बैंक के पब्लिक की से हो जाएगा। इससे क्या होगा, सिर्फ बैंक देख सकता है, मर्चेंट क्या कार्ड का इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं देख सकता। अब मर्चेंट क्या है, मर्चेंट वेरीफाई करेगा कस्टमर को कि कस्टमर जो पैसा देना चाहता है डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई करना चाहेगा कि हाँ वो सही में पैसा देना चाह रहा है या नहीं, या किसी तरीके का फ्रॉड चल रहा है। तो उसका जब उसको डिजिटल सिग्नेचर की मिलेगा, इस डिजिटल सिग्नेचर की को क्या ये बैंक के पास भेजेगा, पहले तो वेरीफाई कर लिया और उसके बाद क्या है, इस चीज को ये बैंक के पास भेज देगा कि हाँ हमको डिजिटल सिग्नेचर की मिल चुका है, और वो बैंक के पास भेजेगा। और बैंक फिर क्या करेगा, बैंक वेरीफाई करेगा मर्चेंट को कि हाँ ये मर्चेंट वेरीफाइड है या नहीं, और उसके बाद फिर क्या पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, और पैसा क्या है मर्चेंट के पास पहुंच जाएगा, सामान क्या है पहुंच जाएगा तुम्हारा बाहर के पास। समझ गया किस तरीके से काम किया। ठीक है, एसएसएल और सेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, ठीक है। एसएसएल में देखते हैं क्या चीज है एसएसएल। एसएसएल क्या है, सिक्योर, इसका काम है डेटा को ट्रांसमिट करवाना ओवर नेटवर्क्स। और सेट का काम क्या है, स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है सिक्योरिंग ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। किस चीज के लिए किया गया है, ऑनलाइन कार्ड ट्रांजेक्शन, हाँ। और इसका है डेटा ट्रांसमिशन को सिक्योर करने के लिए। स्कोप इसका क्या है एसएसएल का, वही ऑनलाइन कार्ड ट्रांजेक्शन, क्रेडिट कार्ड पे वैलिड है सिर्फ सेट, हल्का फल्का डेबिट पे भी हो सकता है, कार्ड मान लो, कार्ड मानो, क्रेडिट डेबिट दोनों, ठीक है। और इसका स्कोप क्या है, स्कोप का मतलब है कि कहाँ तक क्या इसमें इंक्लूडेड है। एसएसएल में क्या इंक्लूडेड है, तो ये फोकस करता है सिक्योरिंग द कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन ए क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन को ये करवाता है, मतलब सिक्योर करवाता है इन दो बंदे के बीच में, दो एंटिटी के बीच में। और सेट क्या करता है, जनरल ये है गियर टुवर्ड सिक्योरिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांजेक्शन। इम्फेसाइज होता है कि पूरा पेमेंट प्रोसेस पर इसका जोर होता है कि पूरे पेमेंट प्रोसेस को हम सिक्योर करें, ठीक है। हाँ, की फंक्शनैलिटी क्या होता है, प्रिवेंट करता है ईव्स ड्रॉपिंग और टेम्परिंग। ईव्स ड्रॉपिंग मत का मतलब होता है ना, कोई उस इंफॉर्मेशन को देख ना ले। एसएसएल का काम क्या होता है, ईव्स ड्रॉपिंग, कोई उसको इंटरसेप्ट ना करे, और उसमें टेम्परिंग यानी चेंजेस ना करे। और इसका काम क्या होता है, सिक्योर करना और ऑथेंटिकेट करना कि कोई दूसरा बंदा क्या है इसका फायदा ना उठाए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में फ्रॉड वगैरह ना करे। ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, आइडेंटिफाई करता है सर्वर को डिजिटल सर्टिफिकेट से। और इसमें ऑथेंटिकेशन होता है दोनों के लिए, बायर के लिए भी किस तरीके से, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, और सेलर के लिए मर्चेंट सर्टिफिकेट के थ्रू, ठीक है। ये चीज है। डेटा इंटीग्रेटेड कैसे रहता है, इंश्योर करता है डेटा क्या है, रिमेन अनचेंज रहे पूरे प्रोसेस में। और इसमें क्या है, जनरेट करता है, गारंटी करता है इंटीग्रिटी ऑफ पेमेंट इंफॉर्मेशन, कि पूरे ट्रांजेक्शन प्रोसेस के दौरान क्या है आपका डेटा सेफ है, उसमें किसी तरीके का ना चेंजेस हो सकता है, ना कोई इसको टेम्पर कर सकता है। कहाँ कहाँ यूज होता है,
ये वेबसाइट में यूज होता है, ईमेल में यूज होता है एसएसएल। और ये क्या, ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट अमेजोन में यूज होता है। इंडस्ट्री एडॉप्शन, ये वाइडली अडॉप्टेड है एसएसएल, लेकिन एज ए स्टैंडर्ड अडॉप्टेड था, अब क्या यूज नहीं हो रहा है, मतलब इसको रिप्लेस कर दिया गया टीएलएस से, अदरवाइज क्या वाइडली अडॉप्टेड था। लेकिन ये जो है ना सेट, ये ओवर हो गया, बहुत सारे पेमेंट आ गए, यूपीआई आ गया, और भी बहुत सारे पेमेंट आ गए, उसके वजह से क्या है, ये जो चीज था ना इसका, वीजा मास्टर कार्ड का, ये ओवर हो गया दूसरे पेमेंट मेथड के अलावा। जैसे क्रिप्टो वगैरह आ गया, पेपल आ गया, तो बहुत सारी चीजें आ गई, वॉलेट आ गया, जिससे क्या है, ये ओवर हो गया, एडॉप्ट नहीं हो पाया, वर्ल्ड वाइड का एडॉप्शन नहीं, स्टैंडर्ड नहीं बन पाया, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है एसएसएल, और ये क्या, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है सेट, ठीक है। ये था इनके बीच में डिफरेंस। तो हमने कितना कवर किया, हमने कवर किया आज, हमने ऑलमोस्ट यहाँ तक कवर, अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक मनी बचा और ईमेल सिक्योरिटी, अरे यार एक सेकेंड, हम आगे भी पीडीएफ बनाए थे, भेजना भूल गए, उनको फिर से बनाते हैं। आधा तो नहीं है, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है और कर्बरोज है, इसको देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी को भी देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मनी और ईमेल सिक्योरिटी को हम देख लेते हैं, और उसके बाद इसका नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे। और उसके बाद इसमें ऑथेंटिकेशन बेसिक्स को भी हम ऊपर से बता दे रहे हैं, और इसका नोट्स भी अगले दिन मिलेगा। पासवर्ड्स भी बता दे रहे हैं, ऑथेंटिकेशन टोकन को रहने दो, सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन को रहने दो, बायोमेट्रिक को रहने दो, बता देते हैं, केडीसी बता देते हैं, और एसएसओ बता देंगे। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, इन दोनों को, ठीक है, रुको एक second। ठीक है, इन दोनों को बता दें, ये दोनों तो समझने का इजी है, रुको बता रहे हैं। न्यू चैट, न्यूरॉन, सिनेप्टिक, सीबीए, कैश फ्लो, क्रिप्टोग्राफिक। क्या है टॉपिक हमारा, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मनी है ना। चलो, इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होता है, इसका डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक मनी इज नॉन एज ई मनी और डिजिटल करेंसी, ठीक है। इसको ई मनी भी कहा जाता है और डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंटेंजिबल होता है। क्या होता है, इंटेंजिबल, फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, तुम उसको टच नहीं कर सकते हो। फिजिकल फॉर्म में जो चीज होता है वो होता है टेंजिबल, यानी इसको तुम टच कर सकते हो। इंटेंजिबल वो चीजें होती है जिसको तुम टच नहीं कर सकते हो, बट इवन विदाउट टचिंग दे सर्व द पर्पस फॉर विच दे आर मेड। वो क्या, लेकिन अपना काम करता है, तुम उसको टच नहीं कर सकते हो, फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन वो क्या अपना काम करता है। तो यही होता है इलेक्ट्रॉनिक मनी। वो ई मनी या डिजिटल करेंसी होता है, जो क्या है, तुम्हारा ट्रांजैक्शन में यूज हो सकता है, डिजिटली स्टोर कर सकते हो, और लोग क्या उसको वैल्यू देंगे, और उसको तुम मैनेज भी कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है डिजिटल फॉर्मेट। इलेक्ट्रॉनिक मनी एग्जिस्ट ओनली इन डिजिटल फॉर्म। क्या सिर्फ डिजिटल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, नो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन लाइक क्वाइन और बैंक नोट्स। उसको तुम क्या बैंक नोट या फिर क्वाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। और ये स्टोर्ड भी क्या इलेक्ट्रॉनिकली ही होता है, टिपिकली इन डिजिटल वॉलेट और पेमेंट कार्ड्स में होता है, ठीक है। डिजिटल वॉलेट में होगा या फिर पेमेंट कार्ड्स में होगा। अब तुम्हारे वॉलेट में 5,000 है, तो तुम क्या उसको फिजिकली रिप्रेजेंट नहीं करा सकते, मेरे पास 5,000 का नोट है।
लेकिन उसको तुम यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट अब क्या है? यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑफन स्टोर देयर फंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट विच कैन बी सॉफ्टवेयर बेस्ड, फॉर एग्जांपल मोबाइल ऐप हो सकता है या हार्डवेयर बेस्ड हो सकता है, स्मार्ट कार्ड। सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है मोबाइल एप्स, जिस तरीके से मोबाइल में यूपीआई वगैरह है। इसके अलावा पेटीएम वॉलेट है, फोन पे वॉलेट है, वो हो सकता है। या फिर हार्डवेयर बेस्ड क्या हो सकता है? स्मार्ट कार्ड्स हो सकता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है। उसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक मनी रह सकता है। कोई फिजिकल उसका प्रेजेंस नहीं होता, ये सब बताए हैं। जैसे ट्रेडिशनल मनी क्या होता है? फिजिकल प्रेजेंस होता है। इलेक्ट्रॉनिक मनी का क्या है? फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता। ट्रांजैक्शन क्या इलेक्ट्रॉनिकली अकर करता ओवर कंप्यूटर नेटवर्क सच एज इंटरनेट या फिर मोबाइल नेटवर्क्स पर। सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक मनी सिस्टम कैन बी centralized where a central authority issues and manages the currency, or decentralized utilizing blockchain technology like cryptocurrency, bitcoin। तो इसमें क्या सेंट्रलाइज्ड भी हो सकता है, डिसेंट्रलाइज्ड भी हो सकता है। हमारा सेंट्रलाइज्ड क्या है? हमारा सेंट्रलाइज्ड है ई रूपी। ई रूपी क्या है? भारत इंडिया इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है, अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च किया जिसका नाम है ई रूपी। अदर देन दैट क्या तुम इसको रिलेट कर सकते हो इससे क्या बोलते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हो, क्योंकि क्या है, ये सेंट्रलाइज्ड और क्या गवर्नमेंट इसको बैक करता है। यानी एक सिंगल अथॉरिटी है जो क्या उसको क्या है मैनेज करता है और इशू करता है उस चीज को, ठीक है, करेंसी को। और डिसेंट्रलाइज्ड क्या है? कोई उसको मैनेज नहीं करता है, कोई एक सिंगल अथॉरिटी नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों कंप्यूटर है, वो क्या है क्रिप्टो करेंसी को मैनेज करते हैं। जैसे बिटकॉइन हो गया तुम्हारा, और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है। उन सब चीजों को तुम इसमें कर सकते हो। एक है तुम्हारा उसमें, ये है क्या बोलते हैं, बहुत फेमस है, उसका नाम है सोलाना, ठीक है। इसके बाद इथरोन हो गया, सोलाना हो गया, रैम्प हो गया, बहुत सारा है, इथेरियम है। तो क्या ये सब क्या क्रिप्टो करेंसी में आते हैं। अदर देन दैट लोग यहाँ पर है एक्सेप्टेड बाय मर्चेंट्स। और ये ऐसी बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मनी को नहीं लेगा कोई, ये क्या है, लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं, यूपीआई को ले रहे हैं। इसी तरीके से क्या पेटीएम वॉलेट से लेते हैं, क्रिप्टो करेंसी को भी बहुत जगह अब क्या यूज किया जाने लगा है। तुम क्या पेमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी भी क्या यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैनी मर्चेंट्स एंड सर्विस प्रोवाइडर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक मनी एज ए फॉर्म ऑफ पेमेंट बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। द फैसिलिटीज कैशलेस ट्रांजेक्शन, ये क्या कैशलेस ट्रांजेक्शन को क्या बढ़ावा देता है। और इसमें क्या होता है, इसका एक और फायदा क्या होता है, इंस्टेंट होता है। ट्रांजेक्शन कैसा होता है, इंस्टेंट होता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। providing quick and efficient means of transferring funds between users. Mobile payments, with the rise of smartphones, mobile payment solution have become popular way to use electronic money. Electronic money को क्या तुम मोबाइल पेमेंट से यूज कर सकते हो, यानी थ्रू सॉफ्टवेयर इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्ड एवरी टाइम। क्या एक टाइम पे लगता था हर चीज, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग लाइक इन मूवीज, या फिर तुम इसमें देखते होगे हॉलीवुड में ज्यादातर क्या कार्ड को प्रमोट करता था। लेकिन जिस जब से क्या यूपीआई वगैरह आया, क्या लोग क्या कार्ड को कम यूज करते हैं, इसलिए भी यूपीआई का ज्यादा मतलब ये हुआ कि मोबाइल आदमी के पास हर टाइम रहता है। अब कार्ड में क्या है, कार्ड आदमी भूल भी सकता है, लेकिन मोबाइल क्या कभी नहीं आदमी भूलेगा, क्योंकि हर जगह लेके जाता है। तो इससे क्या ट्रांजेक्शन करना उसके लिए आसान होता है। विद द राइज ऑफ स्मार्टफोन, मोबाइल पेमेंट क्या है, इसको इलेक्ट्रॉनिक मनी को एक पॉपुलर वे बनाए हैं। यूजर कैन मेक पेमेंट यूजिंग मोबाइल एप्स और बाय टैपिंग देयर फोन्स ऑन परचेंट टर्मिनल्स। और क्या है, अब तुमको मोबाइल ऐप में यूपीआई स्कैन करने का भी जरूरत नहीं, एनएफसी के थ्रू भी तुम क्या पेमेंट कर सकते हो। सिक्योरिटी मेजर, और उसके बाद क्या है, अनलाइक तुम्हारा पैसा जो चोरी कर सकता था कोई चोर, किसके थ्रू, तुम्हारे वॉलेट से कहीं तुम जा रहे हो, इसमें क्या ऐसा नहीं है। बहुत ही हार्ड सिक्योरिटी रहता है, इंक्रिप्शन रहता है, ऑथेंटिकेशन रहता है, सिक्योर प्रोटोकॉल रहता है, यूपीआई पिन रहता है, तुम्हारे ऐप में फिंगरप्रिंट रहता है या पासकोड रहता है। तो क्या है, ये बहुत आसान नहीं होता है कोई भी, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स है, रोबस्ट रोबस्ट है। ये क्रिटिकल एस्पेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक मनी सिस्टम का, जिसमें इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, सिक्योर प्रोटोकॉल क्या करता है, हेल्प करता है कि यूजर का फंड और पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या सेफ रहे। रेगुलेशन एंड कंप्लायंस क्या है, मैनी
jurisdictions have regulation in place to govern electronic money services, ensuring customer protection, anti-money laundering, AML compliance, एंड द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल। इसके अलावा क्या है, इसमें कोई रेगुलेशन है, रूल्स रेगुलेशन है, जिसको तुमको क्या है फॉलो करना पड़ता है। जैसे किसी तरीके तुम मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करो, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मनी के थ्रू, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या इंस्टेंट है और एक बार में तुम करोड़ों जगह क्या भेज सकते हो पैसा। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग में यही होता है कि तुम पैसा को इतना जगह सेंड कर चुके होते हो कि उसका फिर उसको ट्रेस कर पाना मुश्किल होता है। तो इसके लिए क्या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस वगैरह क्या तुमको इन सब रेगुलेशंस को भी क्या फॉलो करना होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक मनी हैज द पोटेंशियल टू इंक्रीज द फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स हु मे नॉट हैव द ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट। अब जिसके पास ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट नहीं है उनके पास भी क्या, उनको भी तुम इंक्लूड कर सकते हो फाइनेंशियली चीजों में कि वो भी क्या फाइनेंशियल सर्विसेज यूज कर सके। मोबाइल मनी सर्विसेज हो गया, पार्टिकुलर हैव मेड द फाइनेंशियल सर्विसेज मोर एक्सेसिबल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और क्या है, इसको तुम हर जगह किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक मनी को यूज कर सकते हो। एज अ टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू एडवांस, इलेक्ट्रॉनिक मनी इज लाइकली टू प्ले एन इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट रोल। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर रहा है ये क्या और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता जाएगा और ग्लोबल इकोनॉमी में हेल्प करेगा, नया पॉसिबिलिटी देगा, इनोवेशन देगा और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या फाइनेंशियली जुड़ पाएंगे। इसके बाद है ईमेल सिक्योरिटी, बस इसके बाद कंप्लीट कर रहे हैं ईमेल सिक्योरिटी। तो समझ ही गए होगे इलेक्ट्रॉनिक मनी किस तरीके से लिखना है, ठीक है, बस समझ लेना, ठीक है। हम्म। हम्म। डिजिटल करेंसी का मतलब ही तो है कि वो डिजिटली अवेलेबल है, करेंसी का मतलब उसका वैल्यू तो कुछ होगा ही होगा ना, तभी ना तुमको कोई मर्चेंट उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर तुम उसको फाइनेंशियली यूज कर पाओगे। बस ये है वो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। हम्म। क्यों देगा, उसका अगर उसको उस चीज का वैल्यू पता रहेगा तो देगा, नहीं उसको पता है वो नहीं देगा। जैसे अब क्रिप्टो पर है जिनको भरोसा कि डिसेंट्रलाइज्ड है, इस पे क्या है गवर्नमेंट भले बैक नहीं कर रहा है लेकिन उसको इस चीज का पता है कि हाँ ये चीज क्या वर्क करेगा, क्या उस पर लोग मतलब उसको बाय कर रहे हैं। अब जिसको नहीं है वो क्या अपना ट्रेडिशनल जो भी सेंट्रलाइज मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे लिए करेंसी इशू कर रहा है, तो ये क्या सेंट्रलाइज्ड है, वो इशू करता है और वही क्या उसको मैनेज करता है, तो ये सेंट्रलाइज्ड हो गया। और तुम्हारा क्रिप्टो करेंसी वगैरह डिसेंट्रलाइज्ड है, उस पर किसी एक बंदे का कंट्रोल नहीं है बल्कि उस पर बहुत सारे लोगों का कंट्रोल है। इसमें मतलब सेम यही है ना कि करेंसी है, करेंसी को यूज करके तुम बहुत सारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो कर रहे हो ना, बस उसी को क्या उसी का इलेक्ट्रॉनिक मनी डिजिटल फॉर्म है कि तुम उसको टच नहीं कर सकते हो। जैसे मेल पहले होता था, खत जो भेजा जाता था चिट्ठी, उसमें क्या भेजा जाता था, उसी इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है इलेक्ट्रॉनिकली चीजें कर रहे हो। तब इलेक्ट्रॉनिक वाले में दिक्कत क्या होता है ना, किसी तरीके का हैकिंग वगैरह ना हो। तो यही सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफी का मतलब ही है, यही है सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड किया जाए, इनक्रिप्ट किस तरीके से किया जाए, ऑथेंटिकेट किस तरीके से किया जाए, कॉन्फिडेंशियल किस तरीके से रखा जाए, इंटीग्रेटेड किस तरीके से रखा जाए, इन्हीं चारों पॉइंट में पूरा तुम्हारा ये सब्जेक्ट घूमता रहता है। हाँ चला गया विंडोज 3। तो अब है हमारा ईमेल सिक्योरिटी। ईमेल सिक्योरिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारा जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि कोई दूसरा बंदा क्या है आके हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना करे, हमारे मेल को क्या एक्सेस ना कर पाए, ठीक है।
तो इसीलिए ईमेल सिक्योरिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहला चीज जो बता रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा जाए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और यूनिक पासवर्ड क्या है ईमेल अकाउंट्स के लिए, उसको सेफ रखता है। अवॉइड यूजिंग इजी गेसेबल इंफॉर्मेशन सच एज बर्थडेज और कॉमन वर्ड्स। क्या है, हाँ, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तो ईमेल वाले में यूज होता है तुम्हारा वो HTTPS हो गया तुम्हारा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसके लिए होता है मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, MTP। लेकिन MTP तो यार ट्रांसफरिंग के लिए यूज होगा, सिक्योरिटी के लिए। इसमें ईमेल सिक्योरिटी में ना, तो तो भाई ट्रांसमिशन के लिए यूज होगा ना, ईमेल के लिए सिक्योरिटी में। एक सेकंड रुको, विच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज यूज इन ईमेल सिक्योरिटी। इसमें बता रहा है TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी यूज करेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़े थे ना TLS वही यूज करेंगे, क्योंकि ये भी तो इंटरनेट के थ्रू जा रहा है ना, क्लाइंट है और एक सर्वर है। हम जो मैसेज भेजेंगे वो क्या किसी बंदे के पास, रिसीवर के पास जाएगा, दो एंटिटी को सिक्योर करने के लिए उनके बीच में ट्रांसमिशन। हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे TLS, ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, तो सबसे पहला है ईमेल सिक्योरिटी में ये नहीं है कि सिर्फ तुम जो मेल भेज रहे हो उसको सिक्योर करना। ये पूरा ईमेल जो तुम्हारे अंदर, ईमेल भी तो क्या, ईमेल भी एक तरह का स्टोरेज है, उसको भी तो तुमको सिक्योर करना है कि ईमेल के अंदर जो तुम्हारे मैसेजेस आए उसको भी कोई क्या एक्सेस ना कर सके। तो इसके लिए सबसे पहला क्या, तुमको स्ट्रांग पासवर्ड रखना। दूसरा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी तुम पासवर्ड डालने के बाद भी क्या तुम्हारे मोबाइल में कोई कोड आए या कोई तुम्हारे पास वेरिफिकेशन आए, OTP वगैरह है, उससे क्या तुम उसको ऑथेंटिकेट कर सको। इंक्रिप्शन क्या है, इसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है ईमेल कम्युनिकेशन में, जो सिक्योर करता है कि कंटेंट ऑफ मैसेजेस अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए अनइंटेंजिबल हो, यानी उसको वो रीड ना कर सके, समझ ना सके। ठीक है, इंक्रिप्टेड होता है जिस तरीके से व्हाट्सएप में इंक्रिप्टेड होता है। फिशिंग अवेयरनेस क्या होता है, बी कॉशियस ऑफ फिशिंग ईमेल्स दैट अटेम्प्ट टू ट्रिक यूजर्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वेरीफाई द सेंडर्स आइडेंटिटी बिफोर क्लिकिंग ऑन लिंक्स और डाउनलोडिंग अटैचमेंट्स। फिशिंग अवेयरनेस का मतलब है कि तुम क्या किसी भी ईमेल और लिंक पर क्लिक ना करो जब तक उसको वेरीफाई ना कर लो। तो उसमें क्या, सेंडर इंफॉर्मेशन चेक करो, उसके अलावा देखो कि वो मतलब रेलिवेंट है या फिर किसी तरीके का फ्रॉड तो नहीं चल रहा है, उस पर क्या क्लिक नहीं करो, किसी तरीके का अटैचमेंट को ऐसे ही ओपन मत करो। ईमेल फिल्टरिंग, ईमेल फिल्टरिंग क्या है, पहले से ईमेल सिक्योरिटी में ही एक पार्ट है जो क्या है तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर तुमको प्रोवाइड करता है, जैसे जीमेल हो गया, वो क्या खुद क्या फिल्टर कर देता है। जैसे स्पैम है, करोड़ों आदमी को वो उसी सेंडर से क्या है हर आदमी को भेजा जा रहा है, तो वो क्या उसको स्पैम फिल्टर करता है और उसको अलग कर देता है। और जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहता है, जो सही में जेन्युइन आदमी के यहाँ से तुम्हारे पास मैसेजेस आता है, उसको क्या है वो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में कैटेगराइजेशन करता है, जिससे क्या है यूजर के लिए इजी हो जाता है सॉर्टिंग करना कि किस मैसेज को पढ़ना है, डिसाइड करना आसान, डिसाइड करना इजी हो जाता है किस मैसेज को पढ़ना और किसको लीव करना है। तो यही करता है, ईमेल फिल्टरिंग करता है, एंटी स्पैम सॉल्यूशन होता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, ब्लॉक करता है मैलिशियस ईमेल्स को। रेगुलर अपडेट्स आते रहता है इसमें, जिससे क्या है तुम्हारा किसी तरीके का भी वल्नरेबिलिटी और थ्रेट से तुमको बचाता है। सिक्योर वाईफाई कनेक्शन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू योर ईमेल अकाउंट। ये कह रहा है कि सिक्योर वाईफाई कनेक्शन यूज करना चाहिए। कि क्या है, तुम अगर सिक्योर नहीं यूज करोगे, अनसिक्योर्ड रहेगा, तो हो सकता है इसमें तुम्हारा सिक्योरिटी क्या है कंप्रोमाइज हो सके। ईमेल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तो इसमें लिखा ही हुआ था यार, हम लोग यूज करते हैं TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इंक्रिप्ट करने के लिए डेटा को जब भी ट्रांसमिशन होता है मेल सर्वर्स के बीच में। हमारा मेल डायरेक्टली अगर हम मेल भेज रहे हैं सोहेल को, सोहेल के पास थोड़ी नहीं जाएगा, पहले सर्वर के पास जाएगा, और फिर वो क्या, वो सर्वर सोहेल के पास दोबारा भेजेगा। लेकिन वो इतना प्रोसेस फास्ट होता है कि हम लोगों को लगता है कि हम डायरेक्ट सोहेल को भेजे, लेकिन ऐसा नहीं होता। रेगुलर ऑडिट क्या होता है, पीरियोडिकली क्या रिव्यू करो और ऑडिट करो सिक्योरिटी सेटिंग्स ऑफ योर ईमेल अकाउंट टू इंश्योर दे अलाइन विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस।
और क्या, इसको रेगुलरली रिव्यू करो, पासवर्ड वगैरह को चेंज करते रहो। एम्प्लॉय ट्रेनिंग क्या है, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू सिक्योरिटी थ्रेट। अगर कोई ये है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें क्या है, जो भी इम्प्लॉय है उनको बताओ कि किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना और रिस्पॉन्ड करना है, अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट आए किस तरीके से पहचानना है कि कौन सा मतलब सही है मेल या कौन सा फिशिंग है। इनके बीच में एजुकेट करो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या ईमेल सिक्योरिटी के लिए। अवॉइड करना क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस लिंक्स और डाउनलोडिंग अननोन अटैचमेंट्स। जब हम इन सब मेजर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या है, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस देयर ईमेल सिक्योरिटी। इनसे क्या है, पूरा ईमेल सिक्योरिटी क्या इनहेंस हो जाता है, और रिस्क ऑफ फॉलिंग विक्टिम टू साइबर थ्रेट्स से हम क्या बच जाते हैं। कीप इन माइंड दैट ईमेल सिक्योरिटी क्या ऑनगोइंग प्रोसेस और रिक्वायर करता है विजिलेंस एंड प्रोएक्टिव मेजर्स टू स्टे अहेड ऑफ इवॉल्विंग साइबर थ्रेट। और ये ऐसा नहीं है कि तुम एक बार ईमेल सिक्योरिटी कर लिया, सब ये 10 स्टेप फॉलो कर लिया तो तुम सिक्योर हो जाओगे। ये क्या हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि हैकर भी लगे हुए हैं किस तरीके से हैक करना, और ईमेल कंपनी वाले भी लगे हुए हैं कि उनको टैकल किस तरीके से करना। तो ये चीजें चलती रहेगी, तो इसके लिए क्या रिव्यू करते रहना है चीजों को, और क्या अपने पासवर्ड को फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहना है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट, और इसके रिगार्डिंग जो भी रहेगा, हाँ